नमस्कार। तो आज हम साल के मध्य में हैं और बाजार की स्थिति का एक जायजा लेते हैं, है ना? जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर। जी बिल्कुल। इसमें अमेरिकी शेयर बाजार की भावना है, बाहरी जोखिम है, अलग अलग सेक्टर्स के रुझान, केंद्रीय बैंक की नीतियां, कमोडिटीज, क्रिप्टो, सब कुछ। हाँ, काफी कुछ है देखने को। तो आज का मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें जोड़कर देखें और समझें कि भाई बाजार को चला क्या रहा है, कौन सी मुख्य ताकतें हैं। बिल्कुल। और अगर हम देखें जून की शुरुआत में S&P 500 में करीब 0.9% की बढ़त तो दिखी थी। हाँ, शुरुआत तो ठीक हुई थी, पर वो ज्यादा देर टिकी नहीं। जैसे ही मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा और ये अमेरिका के टैरिफ वाली चिंताएं फिर से सामने आईं, तो बाजार में एक बेचैनी सी बनी रही। अच्छा। ईरान पर हमले की खबर आई तो कच्चा तेल वो कुछ देर के लिए $80 के पास पहुंच भी गया था, हालांकि बाद में फिर नीचे आ गया। हाँ, ये तेल वाला मामला तो काफी संवेदनशील रहता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बाजार एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रहा है, जिसे शायद हाई वायर एक्ट कह सकते हैं। हाँ, ये हाई वायर एक्ट वाली बात काफी सही है। एक तरफ तो कुछ लचीलापन है इकोनॉमी में, दूसरी तरफ ये लगातार अस्थिरता, ये खींचतान चल रही है। इसे कैसे समझें? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिए, अस्थिरता का एक इंडिकेटर है ना विक्स इंडेक्स, जिसे बाजार की घबराहट का मापक भी कहते हैं हम लोग। हाँ, विक्स। वो महीने के मध्य में जब ये युद्ध की आशंकाएं बढ़ी और वो ट्रिपल विचिंग वाला दिन भी था। अच्छा, हाँ। तब वो 21-22 के लेवल से भी ऊपर चला गया था। खैर बाद में थोड़ा नरम हुआ। और हमें ये भी याद रखना होगा कि अप्रैल में शेयरों में मतलब 2020 के बाद की सबसे बड़ी महीने भर की गिरावट आई थी। हाँ, वो काफी बड़ी गिरावट थी। और उसका एक बड़ा कारण वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ वाली बयानबाजी को माना गया था। जून तक बाजार थोड़ा संभला का है, पर क्या ये वापसी टिकाऊ लगती है? ये बड़ा सवाल है। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स को देखें तो जैसे डिफेंस यानी रक्षा वाला सेक्टर, एनर्जी यानी ऊर्जा, और वो जिन्हें सेफ हेवन मानते हैं ना, हाँ, सुरक्षित निवेश। हाँ, सुरक्षित निवेश वाले, उनका प्रदर्शन तो बेहतर रहा। टेक सेक्टर में काफी उठापटक रही। हाँ, टेक में तो काफी वॉलेटिलिटी थी। बिल्कुल। लेकिन नैस्डैक इंडेक्स और खासकर ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो शेयर हैं, उनमें निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। तो ये दिखाता है कि कुछ पॉकेट्स में अभी भी मजबूती है। तो क्या बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, UBS, जिनका जिक्र है स्रोतों में, वो भी इसी तरह की रणनीति सुझा रहे हैं? हाँ, उनका भी यही सुझाव है कि निवेशक फिलहाल थोड़ा रक्षात्मक हो जाएं। जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स है ना, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां, हेल्थ केयर, अच्छा, और कुछ चुनिंदा टेक या AI स्टॉक्स, इन पर ध्यान दें। और जो उपभोक्ता आधारित चक्रीय शेयर है, मतलब वो शेयर जो इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ ज्यादा घटते बढ़ते, और कंज्यूमर साइक्लिकल्स, हाँ, उनको लेके थोड़ा सतर्क रहने को कहा गया है। ये साफ तौर पर जो मौजूदा अनिश्चितता है ना, उसी को दिखाता है। और इस समय केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व, उनकी क्या भूमिका रही है? फेड ने तो अपनी पिछली बैठक में ब्याज दरें स्थिर रखी, जैसा कि बाजार उम्मीद कर रहा था। हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, और फेड गवर्नर बोमन जैसे कुछ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में अगर कोई कटौती होती भी है तो शायद 2025 के अंत में या उसके बाद ही हो। अच्छा, यानी अभी कटौती की उम्मीद नहीं है जल्दी? लगता तो नहीं। और इस बीच वो जो वसंत में काफी उथल पुथल मची थी यील्ड्स में, उसके बाद अब 10 साल का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड लगभग 4.4% के आसपास थोड़ा स्थिर हुआ है। तो ये स्थिरता थोड़ी राहत दे रही है बाजार को। अच्छा, और कमोडिटीज और करेंसीज का क्या सीन रहा? तेल की उठापटक तो हमने देखी। हाँ, तेल में तो काफी हलचल रही, $80 के करीब गया। फिर जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़ी कम हुई, कीमतें फिर नीचे आ गई। सुरक्षित निवेश की तलाश में सोना और तांबा भी थोड़े टाइम के लिए ऊपर गए थे, लेकिन फिर वो भी नरम पड़ गए। अच्छा। और ग्लोबल टेंशन के माहौल में डॉलर और जापानी येन जैसी सेफ हेवन करेंसीज मजबूत रहीं, जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर जैसी करेंसीज पर थोड़ा दबाव दिखा। और क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह, क्या वो इस सब वॉलेटिलिटी से अलग रहे? बिटकॉइन वो $101,000 से $104,000 के रेंज में ही घूमता रहा। हफ्ते के बीच में जब ट्रेडिशनल मार्केट्स में थोड़ी घबराहट बढ़ी तो बिटकॉइन भी थोड़ा गिरा, लेकिन ओवरऑल उसने अपनी पोजीशन मोटा मोटी बनाए रखी। अच्छा। और जो संस्थागत निवेशकों के लिए क्रिप्टो ETF आए हैं, उनमें निवेश का थोड़ा मिला जुला रुझान दिखा।
तो मतलब क्रिप्टो अभी भी बाकी बाजार की भावनाओं से अछूता नहीं है, जुड़ा हुआ है। तो इन सब अलग अलग धागों को अगर जोड़ें तो निवेशकों के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? मतलब आगे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उम्मीद करें? देखिए, सबसे अहम बात तो यही लगती है कि बाजार में अस्थिरता अभी बनी रहेगी, इसकी पूरी संभावना है। मध्य पूर्व में कुछ भी होता है, टैरिफ को लेकर कोई नई खबर आती है या फेड के अधिकारी कुछ बोलते हैं, ये सब चीजें बाजार की दिशा को तेजी से बदल सकती हैं। सही बात है। और जुलाई में कई महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं, जैसे पीसी, महंगाई का डेटा, जीडीपी के आंकड़े, फेड चेयरमैन की गवाही होगी। हाँ, और कंपनियों के नतीजे भी आने शुरू होंगे Q2 के, जैसे नाइकी, फेडेक्स का जिक्र था। बिल्कुल। ये सब आंकड़े और नतीजे बाजार की उम्मीदों को फिर से एक नया आकार देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रणनीति बनाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शायद वही डिफेंसिव सेक्टर्स, एनर्जी और कुछ खास टेक एआई स्टॉक्स पर फोकस करना, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हाँ, रणनीति के तौर पर इन सेक्टर्स पर ध्यान देना समझदारी हो सकती है, लेकिन साथ ही बॉन्ड डील्स कैसे बदलते हैं और निवेशकों का रिस्क लेने का मूड कैसा रहता है, रिस्क एपेटाइट, हाँ, उस पर भी पैनी नजर रखनी होगी। जैसा हमने शुरू में कहा था, बाजार वो हाई वायर पर संतुलन साध रहा है। एक तरफ लचीलापन है, दूसरी तरफ लगातार अस्थिरता। और ये जो 3 मुख्य चालक हैं, जियोपॉलिटिक्स, सेंट्रल बैंक के संकेत और आने वाले कंपनियों के नतीजे, ये तीनों ही इस संतुलन को किसी भी तरफ झुका सकते हैं। ये विश्लेषण काफी उपयोगी रहा। बाजार की जो मौजूदा जटिल तस्वीर है उसे समझने में मदद मिली। अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम अक्सर इन ताकतों को, जैसे भू राजनीति, केंद्रीय बैंक की नीतियां, कंपनियों की कमाई, इनको अलग अलग करके देखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी एक क्षेत्र में कोई बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आता है, मान लीजिए तनाव एकदम से बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए, या फेड कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी उम्मीद ना हो, तो उसका असर बाकी क्षेत्रों पर किस तरह और कितनी तेजी से फैल सकता है। शायद आगे बढ़ते हुए इन आपस में जुड़े हुए जोखिमों और अवसरों का आकलन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है।